ये जो हमने न्यूमेरिकल मेथड्स डिफरेंट जो हम देख रहे हैं कौन कौन से हैं, तो उसका आज हमारा दूसरा लेक्चर है। सेम बुक सेम चैप्टर जो सा है लास्ट टाइम मैंने दिया था, उसमें हमने पहले फर्स्ट सेक्शन जो था हमारा इटरेटिव कन्वर्जन्स के ऊपर था। अभी जो सा हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशंस की। जो आपके इटरेटिव कन्वर्जन्स है या न्यूमेरिकल जो इंटीग्रेशन है ये मोस्टली यूज़ होती है। आल्दो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के हैं ये भी केमिकल इंजीनियरिंग में एप्लीकेबल है, बट इन लेस कंपैरेटिवली ये लेस यूज़ होते हैं। जो फर्स्ट टू है ये मोस्टली यूज़ होती हैं। तो आज जो उनसे हमारा लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स फॉर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में होगा। जी, ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के दरमियान डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? अगर है तो मुझे ज़रा बताएंगे कि ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस से किस तरह डिफर करती हैं। सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक पार्ट नहीं होता, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक्सिस होते हैं एक्स वाई जी, और लेकिन ऑर्डिनरी में इस तरह नहीं होता, उसमें जस्ट एक ही इक्वेशन होती है ओडीज। बेटा दोबारा बताएंगे? सर जी जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल होती है उसमें लाइक कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जी, तो हम उसको एक्स पे अलग से उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वाई पे अलग से करेंगे और जी पे अलग से करेंगे, लेकिन ऑर्डिनरी में इस तरह नहीं होता। ज़रा चलें, अब आप ना ज़रा थोड़ा सा शांति से बैठना, ज़रा बाकी जो हमारे भाई सो रहे हैं ज़रा इनको भी जागने का मौका दें। ठीक है सर जी। जी बेटा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डिफरेंस समझा दें। यार खुद ही कोई बोल लो, नहीं तो फिर मैं किसी को बाय नेम पूछ लूँगा। जी तैयब। जी मोहम्मद तैयब। तैयब आवाज़ आ रही है आपको या नहीं आ रही है? सर मैं बताऊं? ये कौन सा आप जो बताना चाह रहे हैं? रोल नंबर 9। ये तैयब किधर है? तैयब चुप करके बैठा हुआ। जी तहसीन बताओ। सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 होता है, और जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो सेवरल हो सकते हैं, मतलब 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह डिफर करेंगे आपस में एक दूसरे से? जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से डिफर किस तरह करते हैं? क्या मतलब सर, नहीं समझे। देखो आप कह रहे हैं ना कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होते हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल का हम डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ इफेक्ट देखते हैं, ऐसे ही है? यस सर। तो बेटा वो जो इंडिपेंडेंट सकते हैं पॉसिबल, लाइक मैं जो कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो डायरेक्शन में चेंज करेंगे कि ये वेरिएबल ही डिफरेंट हो जाएंगे। एक ही वेरिएबल की डिफरेंट डायरेक्शन में हम देखेंगे, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन के हवाले से वो वेरिएबल डिफर कर जाएगा इंडिपेंडेंट।
तो उसका इफेक्ट जो सा है हमने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखना है। इस तरह के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, लाइक टेम्परेचर होता है या प्रेशर होता है, या ऐसे होगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है एक्सियल डायरेक्शन में क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, एंगुलर डायरेक्शन में क्या है, किस तरह होगा डिफरेंस। सर इनकी डायरेक्शंस में होगा वो विद रिस्पेक्ट टू, अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो विद रिस्पेक्ट टू एक एक्सिस की होगा सिर्फ। सपोज अगर डी वाई और डी एक्स है तो डी एक्स इंडिपेंडेंट, और ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये है कि जो नीचे है वो डी वाई और डी एक्स है, तो डी एक्स और डी जी भी बीच में इन्वॉल्व होगा। ठीक है तो ये इस तरह के जो है ना उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो जाएंगे। जी बेटा, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं है, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपस में किसी हद तक कनेक्टेड होते हैं, हर लेक्चर पिछले से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा हो। तो जी आज जो सा हमारा इस लेक्चर में है ऑब्जेक्टिव वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, या न्यूमेरिकल मेथड्स जो हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए कौन कौन से डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स हैं इनको हम देखेंगे। तो जी बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक यूलर मेथड है, जॉन मेथड है, टेलर मेथड है, रंगे-कुप्पा मेथड है, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है। ये मेथड्स में से आपकी 2 मेथड्स के ऊपर आपने अपनी असाइनमेंट भी सबमिट की थी, तो मैं अभी देख के फिर उनको आपकी असाइनमेंट को भी आपसे पूछ लेते हैं। तो ये मुझे बताएं कि असाइनमेंट की डेट क्या थी। जी बेटा, असाइनमेंट की डेट क्या थी? सर आपने सर कहा जी था कि लास्ट लेक्चर से लेक्चर के कहीं एंड तक। पहले। हाँ, तो लास्ट लेक्चर के बाद भी आ रही है मुझे ईमेलें, उससे अगले दिन भी आ रही है, बल्कि एक इवन मुझे कल आई है ईमेल। बेटा अभी ये मैं इन लोगों के साथ क्या करूं, क्योंकि 28 तारीख को था ना, तो 28 तारीख तक मैंने कहा था सारे भेज दो अपनी असाइनमेंट। तो जो उसके बाद आई है भाई, मुझे उनके साथ बता दो क्या करना चाहिए। क्यों मियाँ साहब? तो यार किधर गया आप लोगों का सीआर? सीआर फरार हो गया। सर रहम करना चाहिए, रोजे चल रहे हैं। रहम करना चाहिए, सर तो वो यार आप लोग अपने साथ रहम करते हो, मुझे ये बताओ ना। सर ब्लॉक कर दे। ब्लॉक कर दूं किधर से? जीमेल। अभी ये तो पॉसिबल नहीं। मुझे बताओ क्या मुझे उनकी असाइनमेंट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? मेरा ख्याल तो नहीं लेनी चाहिए। सर पहली पहली दफा माफ कर दे। बेटा ये पहली दफ़ा है, ये दूसरी दफ़ा है। तो पहले असाइनमेंट भी मैंने कहा था कि जो क्लास में होगी सिर्फ उनकी होगी, फिर भी मैंने सबकी चलें एक्सेप्ट कर ली। आप देख लो ऑनलाइन भी देनी है तो यार आप एक एक हफ्ते के बाद असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो ड्यू डेट से। सर जी अभी क्यूज वाला मामला भी बीच में है। कौन सा मामला? जो हमारा क्यूज हुआ था हाँ तो एलएमएस बेटा पे। जिनका 2-4 बंदों का रहता है मैं कर दूंगा अरेंज आज या कल में। ठीक है सर, ठीक। होपफुली जो उनसे ना उनका मैं कल एक क्विज कर दूंगा, और वो सिर्फ होगा एलएमएस पे, और लेकिन होगा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का कंसीडर जिनके रोल नंबर उस एप्लीकेशन में मेंशन है जो आपने चेयरपर्सन साहब को भेजी थी। उसके अलावा अगर कोई ठीक है करेगा भी तो उसके नंबर मैंने कंसीडर नहीं करने हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। तो अच्छा जी, सबसे पहले टेलर सीरीज का तो आपको पता है कि नहीं पता? आपने असाइनमेंट की है, आपने टेलर सीरीज तक देख ही ली होगी। जब आपने रंगे कुत्ता मेथड या प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड देखे हैं तो फिर टेलर सीरीज आपने पढ़ी होगी। जी, टेलर सीरीज क्या होती है?
बेटा ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखी हुई है, ये बेसिकली टेलर सीरीज़ है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपके कि जितने भी आपके जो डिफरेंशियल्स हैं ये n नंबर तक जाते हैं। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि आपके जो डिफरेंशियल हैं वो फर्स्ट डिफरेंशियल होगा, सेकंड डिफरेंशियल होगा, थर्ड डिफरेंशियल, ये अप टू n। इसमें आप समझ लो कि ये आपके हायर डिफरेंशियल्स आप इसमें यूज़ करते हैं। हायर डिफरेंशियल्स जब आप यूज़ करते हैं इससे आपके ऊपर आपको फ़ायदा क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी जो सी है ना वो बढ़ती है, क्योंकि इसमें आप ऐसे समझ लो कि 3 to 4 डिजिट्स जो है आपकी एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा बढ़ती जाती है। आप एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 3 to 4 डिजिट या 5 डिजिट तक। जितने आप डिफरेंशियल बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और होता क्या है इसमें जो टेलर सीरीज़ है, बेसिकली आप एक इनिशियल वैल्यू जो सी है आपके पास गिवन होती है, उसके बाद आपको स्टेप साइज देने होते हैं और स्टेप साइज आपके डिफरेंशियल से आते हैं, ठीक है। अब आपने उसमें फर्स्ट डिफरेंशियल के साथ एक स्टेप आए, लाइक उसमें आप उसका इफेक्ट देखोगे, फिर सेकंड डिफरेंशियल का इफेक्ट देखोगे। इस तरह आपको जितने भी आप डिफरेंशियल लेना चाहें आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं, और जितने डिफरेंशियल आपके इस इक्वेशन में इंक्लूड होते जाएंगे उतना जो सा है आपकी जो प्रेडिक्शन है या नेक्स्ट स्टेप की वैल्यू या जो नेक्स्ट आपका इटरेशन वैल्यू है उसकी आपको मोस्ट जो सा है एक्यूरेट वैल्यू आपको अवेलेबल हो सकती है। अब यही जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, अगर ये फर्स्ट डिफरेंशियल तक आपकी जो सा है ये लिमिट कर दी जाए, दिस इज यूलर मेथड, ठीक है। अब यूलर मेथड एक्चुअली है क्या, ये जो है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो टेलर सीरीज है ये इसमें n नंबर ऑफ डिफरेंशियल इंक्लूडेड है। सो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो इसमें आपके मे बी 10 तक हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, इतने डिफरेंशियल लेवल ऑफ डिफरेंशियल जो है, लाइक फर्स्ट डिफरेंशियल, सेकंड डिफरेंशियल, थर्ड डिफरेंशियल, जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इक्वेशंस होंगी। जितनी कम्प्लेक्स इक्वेशंस बढ़ती जाए आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी उतने इसमें डिफरेंशियल के चांसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी इक्वेशन बहुत सिंपल है तो आपको फर्स्ट डिफरेंशियल के बाद शायद आपका सेकंड डिफरेंशियल की वैल्यू ही 0 हो जाए, आपको सेकंड डिफरेंशियल की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आपकी इक्वेशंस होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि एक्स क्यूब एक्स या x4 इस तरह आती हैं वैल्यूज, लाइक वो जो छोटे छोटे इफेक्ट होते हैं ना उनको जब आप इंक्लूड करते हैं और उसके बाद उसका डिफरेंशियल आएगा ना, अगर आपका ऑर्डर ही 1 तक है, लाइक 2x माइनस 1, ये आपका आप अज्यूम कर लेते हैं ये आपकी इक्वेशन है, एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप इसको डिफरेंशियल इसका देखोगे तो आपका डिफरेंशियल क्या आएगा, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की आप कहते हो ये है, लाइक आप कहते हो कि पहले एक्स स्क्वायर था जो आपका फंक्शन था और उसको जब आपने डिफरेंशियल निकाला वो 2x माइनस व्हाटसोएवर आ गया। लेकिन अब इसको अगर आप फर्दर डिफरेंशिएट करोगे उसमें क्या होगा, आपका वेरिएबल का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। तो जितने जितने आपकी इससे आपका ऑर्डर ऑफ इक्वेशन बढ़ेगा, जितने आपके पैरामीटर के ऊपर आप जिसको कहते हैं ना पावर बढ़ती जाएगी, उतना आपका नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज होगा। जितना नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज होगा उतनी आपकी इक्वेशन का डिफरेंशियल आप उतने डिफरेंशियल उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कवर करते हैं। ज़्यादा डिफरेंशियल इंक्लूड होंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। अच्छा जी, अब जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप लें टेलर सीरीज की तो वो यूलर मेथड है। अब ये है क्या है, तो ये अप्रॉक्सीमेट मेथड। अब होता क्या है, ये आप लाइक एज्यूम कर लो कि आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम dy बाई डी एक्स कह लेते हैं, ठीक है। मैं एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये क्या है, फंक्शन है ना, ये इसमें सारी बात है आपके पास x भी होगी और y वैल्यू भी होगी। तो ये x और y पे इसकी वैल्यू जो इक्वेशन है ये dy बाई डी एक्स है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, लाइक ये dy बाई डी एक्स है, इसको अगर आप डिफरेंशियल लेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, आपकी y आएगी। तो इट इज़ द सोल्यूशन। और अगर हम इसको प्लॉट करें तो एक कर्व सी वैल्यू आ जाती है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो dy बाई डी एक्स का जो सोल्यूशन है वो एक कर्व की शक्ल में आ जाता है। अब हमने ये कर्व की शक्ल में तो आ गया, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं वैल्यू, ये एक्चुअल है लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। अब हम जो सा है हमारे पास तो उसके लिए अब क्या है कि ये हमने ये मैंने ग्राफिकल मेथड शो क्यों किया है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। दो जी इनिशियल, इसमें क्या होता है, इनिशियल वैल्यू हमें पता होती है, लाइक जो हमारा ये सोल्यूशन है y, इसकी
एक्स नॉट के ऊपर वैल्यू क्या होगी, वो वाई नॉट होगी। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि एक्स नॉट की वैल्यू 0 है तो वाई नॉट की वैल्यू मे भी 1 हो सकती है, ठीक है। ये इनिशियली आपको गिवन होती है, आपको इनिशियल वैल्यूज पता होती हैं कि आपकी इनिशियली जो डिपेंडेंट है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी क्या वैल्यूज है, उसकी बेस पे जो उनका ना आप अप्रॉक्सीमेशन आगे करते हैं। अब ये जो एक्स एन है ये बेसिकली वो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है जिस पे आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट या अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। अब होता क्या है कि आपने एक्स नॉट से डायरेक्ट एक्स एन पे जो है आप कैलकुलेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपने अप्रॉक्सीमेशन किस तरह करनी है। तो इसमें क्या होता है, फिर आप जो है फर्दर डिफरेंट छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाते हैं और हर स्टेप जो है आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेता जाता है। अब ये एक्स एन की वैल्यू लाइक ये 1 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इसको आपको ये गिवन होगा कि आपको किस वैल्यू के ऊपर एक्स जो सा आपका इंडिपेंडेंट है उसकी किस वैल्यू के ऊपर आपको अपने डिपेंडेंट पैरामीटर को, डिपेंडेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करवाना है, उसका अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करवाना है। अब होगा क्या कि ये इसमें क्या होता है, इसमें आप जो डिफरेंट इसके दरमियान डिफरेंट स्मॉल वैल्यूज जो होती हैं एज्यूम करना होती हैं। अब वो एज्यूम के लिए हमने कैलकुलेशन करवानी है, तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब ये जिस तरह मैंने एक्स नॉट के बाद x1 है तो x1 के ऊपर हम जो होगी y की वैल्यू वो y1 हो जाएगी। इस तरह आगे ये x2 और y2 होती जाएगी। अब बात ये है कि ये जो सी दो वैल्यूज हैं इसके दरमियान हमने ये स्टेप लाइक हमने ये चेंज कितना लेना है ये हम पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये जी किस तरह है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्स एन है और एक्स नॉट है, तो देयर इज अ डिफरेंस जो आपकी फाइनल वैल्यू जिस पे आपको अपना डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करनी है, और आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू भी पता है और फाइनल वैल्यू भी पता है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ये आपका टोटल वो डिफरेंस है जो इन दोनों के दरमियान है। और जो नंबर ऑफ इटरेशंस जो आप करना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर है कि आप इसमें कितनी इटरेशंस करना चाहते हैं। आप 10 इटरेशन करना चाहते हैं, 5 इटरेशन करना चाहते हैं। अगर आप 10 इटरेशन करना चाहेंगे उसकी बेस पे आपका ये एक्स पेन की वैल्यू डिफाइन होगी। अब ये इस तरह आप ये देख रहे हैं x1 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा तो क्या होगा x नॉट प्लस 1 इंटू एच। अब ये किस तरह आता है, ये देखें x नॉट माइनस एक्स एन माइनस एक्स नॉट, ये आपकी टोटल जो है वो लेंथ हो गई जो आपका पैरामीटर की वैल्यू लेंथ है। तो इसके दरमियान आपने नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी करनी है। लाइक आप कहते हैं मैंने 10 इटरेशंस करनी है, तो आप ये एक्स नॉट माइनस एक्स एन माइनस एक्स नॉट जो है उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपका क्या होगा, स्टेप साइज होगा। तो आपका स्टेप साइज जो है इक्वल स्टेप साइज चलता है इसमें, ठीक है। जितनी आपकी नंबर ऑफ इटरेशंस होगी हर नंबर ऑफ इटरेशन में आपका जो स्टेप साइज होगा वो इक्वली इंक्रीज करेगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ पॉइंट जिस तरह मैं 10 कह रहा हूँ और आपका एक्स एन की वैल्यू 1 है, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, सो क्या होगा आपका एक्स साइज स्टेप साइज क्या आएगा, और आपने 10 नंबर ऑफ इटरेशंस करनी है तो एच की वैल्यू क्या आएगी इसमें, जो आपका ये एच इसको कहते हैं जो x1 और x नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है या जो साइज है, इट इज कॉल्ड एच और द स्टेप साइज। सो एक्स एन की वैल्यू आप एज्यूम करें 1 है और एक्स नॉट की वैल्यू आप एज्यूम करें जी 0 है। सर 0.1 जी, बाकी कोई और जी बेटा, और किसी को समझ आई है या नहीं आई है? देखें जी, एक्स एन की वैल्यू मैंने कहा 1 है, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, ठीक है। एक्स नॉट माइनस एक्स 0 करें, 1 माइनस 0 1 डिवाइडेड बाय एन तो 10 हो गया। तो आपका एच साइज क्या होगा, 0.1 आ जाएगा। तो आपकी अब क्या पहले वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू होगी एक्स नॉट की 0.0, एक्स वन की वैल्यू होगी 0 प्लस 0.1, ठीक है। तो ये 0.1 हो जाएगी, 0.1 प्लस फिर 0.1 होगा तो क्या होगा, ये 0.2 हो जाएगी। इस तरह आपकी जो है आप पॉइंट बाय पॉइंट कैलकुलेट करते हुए आप 1 तक जाएंगे।
इस तरह क्या होगा कि आप जो सा है हर स्टेप पे कैलकुलेट करवाते हुए जाएंगे, आप डायरेक्ट जो सा है x0 से xn पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। और जो सी आपकी अप्रोक्सीमेशन आप ये एज्यूम करते हैं कि जी जब हम स्टेप बाय स्टेप एक जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि डिफरेंस किस तरह आ रहा है, पैटर्न किस तरह चल रहा है। क्योंकि जब आपका पैटर्न चलेगा तो आप इसके ऊपर जो सा है जो आपका एक्चुअल सोल्यूशन था इसके हिसाब से आप देख सकते हैं जो एक्चुअल सोल्यूशन है जो आपका प्रेडिक्टेड सोल्यूशन है वो किस तरह डिफर कर रहे हैं। अब ये दो वैल्यूज जो सी हैं x0 और x1, इसको मैंने जूम कर दिया है तो आप ये देखते हैं कि जी x0 पे y आपकी y जो डिपेंडेंट पैरामीटर की वैल्यू है वो क्या है, y0 है, ठीक है। तो जो x1 पे है वो वैल्यू y1 है। सो दिस स्मॉल पार्ट इज शोन हियर, ठीक है। अब आप जो आपके इनिशियल वैल्यू आपको पता थी, जो इनिशियल वैल्यूज जो आपको गिवन होती हैं x0 और उसके ऊपर y0 आपको गिवन है, तो वो आप यहाँ पर गिवन है आपके पास, ठीक है। तो वो आपका क्या है, जो फंक्शन था हमारा वो dy/dx था। तो जो उसकी इनिशियल वैल्यूज थी ये आप देख रहे हैं, ये देखें f(x)y, ये फंक्शन हम कहते हैं कोई भी फंक्शन हो सकता है। सो इट इज इक्वल टू dy/dx। सो इसका जो स्लोप है वो जो सा है तो ये इसका हम कहते हैं जी स्लोप की जो वैल्यू है वो इसकी इनिशियल वैल्यूज के ऊपर है एट दिस पॉइंट। क्योंकि जो हमने इनिशियल पॉइंट था इस पॉइंट पे अगर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट के ऊपर जो स्लोप हम देखेंगे तो स्लोप कहाँ से आएगा, वो हमारा होगा जो इनिशियल वैल्यूज है हमारी। क्योंकि dy/dx जितना चेंज इसमें डिवाइडेड बाय चेंज इसमें, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप। स्लोप क्या है, जो आपका स्ट्रेट लाइन कितना वो डिफर कर रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि जी इस टेंजेंट को जब आपने ड्रॉ किया है तो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये आपके x0 के साथ कर रहा है, टच कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इसके ऊपर हमें स्लोप की वैल्यू पता है। अब बात क्या है कि ये जैसे लाइन आप एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और आपका जो एक्चुअल x1 है उसके साथ ही जहाँ पे मिक्स होती है उस वैल्यू को आप आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ होता है कि ये आपको मैंने बता दिया कि x1 और x0 के दरमियान जो डिफरेंस है इट इज कॉल्ड h क्या है, स्टेप साइज, ठीक है। अब आप ये देखेंगे जी जो x0 की वैल्यू यहाँ पर थी, x0 के ऊपर जो वैल्यू थी y की, y0, अगर इसी को आप एक्सटेंड करें तो x1 के ऊपर भी वो वैल्यू ऐड होगी। मतलब आप x1 की वैल्यू अज्यूम करते हैं तो उसमें क्या होगा, x0 की वैल्यू तो है ना, तो अगर आप इसके ऊपर y1 की अप्रोक्सीमेशन करवाना चाहेंगे तो वो क्या होगा, y0 प्लस समथिंग ऐड होगा ना उसमें। जिस तरह हम ये x0 की वैल्यू थी तो इसमें x1 की वैल्यू जो कैलकुलेट करवा रहे हैं वो स्टेप साइज के ऊपर डिफर कर रही है, ठीक है। स्टेप साइज उसमें ऐड होगा तो आपकी x1 की वैल्यू आएगी, लेकिन वो जमा किसमें होगी, x0 की वैल्यू में। इसी तरह जब आप y1 की वैल्यू एस्टीमेट करवाना चाह रहे हैं, ये आपकी जो वैल्यू यहाँ पे शो की गई है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू जो आपके फंक्शन से हासिल हुई है। लेकिन अब आप अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन के ऊपर करवाना चाहें तो आप अप्रोक्सीमेट करने के लिए y1 को एस्टीमेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि वो वैल्यू होगी y0 प्लस समथिंग। ये क्लियर है ये चीज? बेटा ये बात समझ आ रही है कि y1 जो सा हम अप्रोक्सीमेट करवाना चाह रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल y1 था, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं। तो हमने अप्रोक्सीमेशन करवाने के लिए हम y1 जो सा है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो y0 जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी उसमें समथिंग ऐड की जाएगी। अब उसको ऐड किस तरह करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब होगा क्या कि ये जो हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है ये हमारी इस लाइन के साथ जहाँ पे क्रॉस करती है, तो ये जब क्रॉस करेगी तो ये एक एंगल बनाएगी, ठीक है, जिसको हम थीटा एंगल कह लेते हैं। अब इसका जो सा है, अगर आप इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप देखेंगे, वो स्लोप अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है, वो स्लोप कैलकुलेट होता है आपका टेंजेंट थीटा के साथ। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, इस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो परपेंडिकुलर, अब ये देखें हमने जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी y की,
अगर हम कैलकुलेट जो अप्रॉक्सीमेट करना है तो इनिशियल वैल्यू हमारी वाई नॉट प्लस होनी है, वाई नॉट के अंदर समथिंग ऐड होनी, तो वाई नॉट तो आ गया, ठीक है। अब जहाँ पे ये क्रॉस हुआ तो ये पॉइंट वाई नॉट से आगे वो पॉइंट जहाँ पे ये क्रॉस हुआ उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड टी, ठीक है। और ये एच जो हमारी बेस की वैल्यू है ये हमारा स्टेप साइज है, ठीक है। सो अगर हम जो स्लोप कैलकुलेट करवाना चाहें इस इक्वेशन का एट दिस पॉइंट तो वो इस तरह आएगा, टेंजेंट थीटा, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो टी जो हमने वैल्यू एज्यूम की थी इसकी यहाँ से आगे जो है वैल्यू इसको हमने ये करना है कि ये क्या चीज़ है, तो हमने ये टी जो सा है इसको एज्यूम किया ये टी है, जो ये डिस्टेंस जो वाई नॉट से ऊपर जा रहा है और क्रॉस करता है एट दिस जहाँ पे टेंजेंट हमारा इस लाइन को क्रॉस करता है, सो दिस साइड इज टी। इस टी को हमने एस्टिमेट करवाना है कि ये वाई नॉट के अंदर टी ने ऐड होना तो ये टी कितना होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास टी बाई एच है, ठीक है। एच का हमें पता है क्या है लेकिन टी का हमें पता करना है क्या है, तो लेकिन एक्चुअली जो स्लोप हमने बताया था कि जी स्लोप क्या है इनिशियल इस पॉइंट के ऊपर, सो दिस इज द इनिशियल वैल्यूज ऑफ फंक्शन जो आप कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है। तो जब आप फिर आपको ये पता चल गया कि जी ये साइड जो है हमारा जो स्लोप है वो है इसका f इज f इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, सो f इंटू एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू टी बाई एच, सो टी को एस्टिमेट करवाना है, सो h इंटू जो फंक्शन की वैल्यू इनिशियल है, सो ये आपका स्टेप जो डिफरेंस है जो आपका एडिशन है वो यहाँ से आ जाएगी। और जब आपकी इनिशियल ये जो आप मैं आपको जिस तरह बता रहा था कि जी इक्वेशन जो है वो ये होगी कि जो ये इनिशियल साइज प्लस जो ये साइज है, अब ये साइज टी है और टी की वैल्यू जो सी है वो हमने बता दी कि जी एच इंटू ये है। अब ये जो हमारा एक्चुअल जो y1 आना चाहिए था x1 के ऊपर वो ये है, लेकिन जो हम एज्यूम करते हैं अप्रॉक्सीमेशन के अंदर, सो जहाँ पे t जो हमारी लेंथ है और ये पॉइंट जहाँ पे हमारा ये टेंजेंट इस लाइन को क्रॉस करता है, सो दिस इज एज्यूम्ड y1 वैल्यू जो हम अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू हासिल कर सकते हैं। आल्दो ये जो आपको शो करने के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है कि ये जो वैल्यू है ये हमारा इसके अंदर एरर है, लाइक हम इतनी वैल्यू जो सा है वो कम एस्टिमेट कर रहे हैं, सो यूलर मेथड इज नॉट गिविंग यू द 100% एग्जैक्ट सोल्यूशन, ठीक है। इसमें ऑलवेज देयर इज अ एरर। अब वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है या आपकी टेंजेंट लाइन किस तरह आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये एरर कितना ज़्यादा है या थोड़ा है, ठीक है। लेकिन जो टिपिकली एरर होता है वो होता है तकरीबन आप ऐसे समझ लो कि ये स्क्वायर वैल्यू के ऊपर स्क्वायर वैल्यू के थ्रू डिफाइन किया जाता है। जो आपका जो स्टेप साइज है ना उसकी जो स्क्वायर वैल्यू होती है तो उसके आप कहते हैं कि उसका ये तकरीबन रफली अगर ये आप देखेंगे ना तो ये इसका जो स्क्वायर जो इसकी वैल्यू होगी उसको अगर आप स्क्वायर करें तो इतना आपका एरर होगा अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर, ठीक है। अब इस तरह आपने y1 पे एस्टिमेट कर ली, फिर इस तरह y2 पे एस्टिमेट करेंगे, लाइक यहाँ पे आपने पहले टेंजेंट ड्रॉ हुआ था, फिर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होगा, फिर इस तरह टेंजेंट ड्रॉ होगा, इस तरह टेंजेंट पे टेंजेंट ड्रॉ होते जाएंगे, ठीक है। और आप डिफरेंट वैल्यूज एस्टिमेट करते जाएंगे y की, और इस तरह आप अल्टीमेटली जो yn जो आपने एस्टिमेट करना है वो आप एस्टिमेट कर लेंगे, जो x0 xn के ऊपर आपको y की वैल्यू चाहिए थी, दैट इज कॉल्ड yn। अब होता क्या है जी, इसमें जो इक्वेशन जो फाइनल बनती है वो अगर yn+1 के ऊपर आप देखना चाह रहे हैं तो ये बनेगी yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस hxn और yn, ठीक है। अब ये इस तरफ राइट साइड को इधर को चलता है, लाइक ये आगे से आगे की तरफ, मतलब आप इधर से शुरू करेंगे, इधर से इधर की तरफ आप एस्टिमेशन करते जाएंगे, सो इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एस्टिमेशन और एक्सप्लिसिट एस्टिमेशन। अब दूसरी एस्टिमेशन क्या होगी, आप बैक कैलकुलेशन करवाएंगे, इधर से इधर की तरफ आएंगे, इधर आएंगे, इस तरह लाते जाएंगे इसको, ठीक है। अब सिर्फ फॉर्मूलाज में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि जो आप करवा तो yn+1 की वैल्यू एस्टिमेट है, लेकिन क्या होगा जो आपका ये
ये चीज़ कौन सी है, ये आप कहाँ पे एस्टिमेट होगी आपकी इस पैरामीटर के ऊपर। इसमें जो सा है एक्सप्लिसिट में ये एक पॉइंट नीचे होती है और जो इम्प्लिसिट है इसमें सेम पॉइंट के ऊपर ये अप्रोक्सीमेट की जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, आपका जो यूलर मेथड है इसमें आपके पास डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपके एक्ट की वैल्यू या स्टेप साइज की वैल्यू जितना आप बढ़ा लेते जाएंगे उसमें होगा क्या कि आपका एरर उतना ज़्यादा होता जाएगा। एरर ज़्यादा होता जाएगा तो ये इस तरह से बनेगा, लाइक ये आपका एक्चुअल था, जो एक्चुअल फंक्शन की वैल्यू थी, लेकिन जो आपने यूलर मेथड के थ्रू अप्रॉक्सीमेट की वो ये आ रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका डिफरेंस जैसे जैसे आपका स्टेप साइज बढ़ता है, लाइक आपका स्टेप साइज तो सेम है, इसमें आप कह रहे हैं कि स्टेप साइज होता इक्वल है, लेकिन इसमें स्टेप साइज ये है, और इसमें आप देख रहे हैं कि स्टेप साइज ये बिल्कुल साथ साथ है, बिल्कुल बहुत माइन्यूट सा स्टेप साइज है। तो जितना आपका स्टेप साइज बढ़ता जाएगा तो उतना आपकी अप्रॉक्सीमेशन में डिफरेंस आएगा एक्चुअल के हिसाब से, लेकिन जितना आप स्टेप साइज छोटा करते जाएंगे उतना जो सा है आपके जो अप्रॉक्सीमेशन है वो उतनी बेटर होती जाएगी, और उतना आप रियल जो आपका फंक्शन था उसके करीब आप एस्टिमेट कर सकते हैं। अब होगा क्या, जितना आप उसमें जो सा है साइज छोटा करते जाएंगे, स्टेप साइज छोटा करते जाएंगे, तो आपकी नंबर ऑफ कैलकुलेशन, लाइक अगर इसमें आपने की हैं 5 एस्टिमेशन में आपने इसको एस्टिमेट करवाया है, लेकिन यहाँ पे आप कहते हो कि मैंने 20 नंबर ऑफ एस्टिमेशंस किए, आपने सारी बात है आपने 5 की जगह 20 इटरेशंस किए हैं, तो आपका स्टेप साइज बहुत छोटा हो गया है। तो जितना स्टेप साइज आपका छोटा हो गया है तो आपका उतनी जो सा है ना, आपकी नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ गई है, नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ गई है तो आपकी कंप्यूटेशन टाइम और आपकी जो कैलकुलेशन को आपको करने की एफर्ट है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो ये यूलर मेथड के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन, या सब सो रहे हैं? बेटा मैंने तो लग रहा है सारे सो रहे हो। सर नो क्वेश्चन, सर नो क्वेश्चन। समझ आ गया है? जी जी सर समझ आ गई। सर बाकी मैथ मैंने- अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं सर, थोड़ी जी? थोड़ी सर मैथ अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी समझ आती है। ये है खुद तो बुक से अंग्रेजी पढ़ेंगे में। तो सर समझ आएगी। अच्छा बेटा, ये मैंने आपको एक यूट्यूब का लिंक दिया है जो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इसने। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, और आई होप सो कि आपने न्यूमेरिकल मेथड्स के सब्जेक्ट में ये मेथड्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जी सर पढ़े हुए हैं। यस सर पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सा है बेसिकली आपको जितना आप अभी अपनी लैब में देख रहे हो ना, जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो अपनी सिमुलेशन करने के लिए, तो उनकी जो बैक पे ये मेथड है ना जो अप्रॉक्सीमेशन करते हैं कि अब जी मैंने इनिशियल वैल्यूज दे दी टेम्परेचर प्रेशर की, फीड स्ट्रीम की, आउट स्ट्रीम की मैंने कैलकुलेट करवानी किस तरह है, ठीक है, तो वो अप्रॉक्सीमेशन के बेस पे चलती हैं। वो जो सा है वो इस तरह नहीं आती हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यूज, तो वो इटरेशंस चलती हैं। तो वो जो सा है उसमें वो नंबर ऑफ वो देखेगा कौन से टाइप की क्वेश्चन डेवलप की है मेरे सिस्टम ने, मेरे सिस्टम की कौन सी क्वेश्चन है, उसके बेस पे जो उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स फीडेड हैं उनकी बेस पे उसकी एस्टिमेशन होती है। अब मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन इस वक्त नहीं है कि जी अगर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सी इक्वेशंस बैक पे हैं, लेकिन इक्वेशंस इन्हीं में से कोई ना कोई इक्वेशन जो सा है उसकी बैक पर है। इससे आपको ये बताने का मकसद है कि इटरेशंस जो सी हैं उनका मकसद क्या होता है। आपने अपने सॉफ्टवेयर में देखा होगा आशीष रन किया है या वो दूसरा किया रन आपने? सर कोको सिमुलेटर है। कोको बेटा कोको कोई भी आप सॉफ्टवेयर रन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वो जब आप रन करते हैं तो वो एक आती है वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू आती है, फिर 10-12 वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो जो फाइनल वैल्यू आती है वो आपकी फाइनल वैल्यू होती है। आपने कोको में देखा होगा वो रन होता है तो वो कॉलम्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो कॉलम्स बनते हैं वो बेसिकली डिफरेंट इटरेशंस वैल्यूज होती हैं, जहाँ पे फाइनल इटरेशंस जो सी होती है ना, तो फाइनल इटरेशन वैल्यू वो आपको कहाँ पे आपने स्टॉप करनी है, वो वहाँ पे स्टॉप करनी है जब आपने देखना है कि आपकी जो सा है जो डिफरेंस है जो फाइनल और जो प्रीवियस स्टेप की वैल्यू थी उसमें कोई सच डिफरेंस आपका नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आपकी जो इटरेशन है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है।
तो इट्रिशंस जो होती हैं वो डिफरेंट मेथड से हो सकती हैं, नंबर ऑफ टाइप ऑफ इक्वेशन की बेस पे। हम ये यूलर मेथड भी हो सकता है, ह्यूमन मेथड भी हो सकता है, और रंगे कुत्ता मेथड भी हो सकता है। अब ह्यूमन मेथड क्या है, लाइक मैंने आपको बताया कि जी इसमें यूलर मेथड में आगे दो मतलब कैटेगरीज हैं, एक एक्सप्लिसिट है, ये फॉरवर्ड मेथड है जो इस राइट डायरेक्शन में मूव करता है, जो इम्प्लिसिट मेथड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता है। जो ग्राफिकली अगर आप देखें तो इसकी जो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड है कैलकुलेशन, ये ग्राफिकली बताया गया है कि ग्राफिकली किस तरह किस साइड पे मूव करेगी इसकी कैलकुलेशन। तो ये जो इसकी ये जो वैल्यूज हैं, जो एडिशन है कि कहाँ पे हमारा टेंजेंट की लाइन जो सा है वो टच कर रही है, ठीक है, इसमें इस मेथड के थ्रू कहाँ पर आती है और इस मेथड के थ्रू कहाँ पर आती है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को आप एवरेज करते हैं और ये आपकी वैल्यू, ये आपकी जो वाई एन है, ये एक्चुअली तो ये फॉर दिस केस ये वाई नॉट होगी, तो ये वैल्यू आपकी फिक्स रहनी होती है। तो ये वैल्यू जो सी आपकी डिफरेंट होती है दोनों के केस में। तो इसमें इन दोनों में एरर ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों को अगर आप एवरेज दे रहे हैं तो जारी बात है इससे उम्मीद ये है कि जी इससे आपका एरर कम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों साइडों के इफेक्ट देख लेता है, फॉरवर्ड साइड का भी इफेक्ट देख लेता है और बैकवर्ड साइड का भी इफेक्ट देख लेता है। तो इन दोनों का आप जो है एवरेज ले लेते हैं, तो आपका जो एरर है ना, इस एरर साइज ये आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। तो डिफरेंस जो सा है इनमें ये है कि यूलर मेथड जो बेसिस है, अब यूलर मेथड की जो खुद बेसिस है वो है टेलर सीरीज, ठीक है। और जो टेलर मेथड जो टेलर सीरीज के ऊपर बना हुआ है, ये हायर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। जो आपका यूलर मेथड है, ह्यूमन मेथड है, या आपका ये दो मेथड हैं, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए जी। ह्यूमन मेथड, यूलर मेथड और टेलर सीरीज में क्या डिफरेंस है? कौन से दो सिमिलर हैं आपस में? सर ह्यूमन और यूलर ये दोनों सेम है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और टेलर nth ऑर्डर तक जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी रंगे कुत्ता मेथड। अब ये क्या है, ये बेसिकली यूलर मेथड की एक्सटेंशन है। इसमें सिर्फ जो अप्रॉक्सीमेशन करने के तरीके हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, या नंबर ऑफ जो अप्रॉक्सीमेशन आपने सर जी। सर वो 1:30 बजे नमाज का टाइम है, मैं जाऊँ, मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। क्या चीज़? 1:30 बजे जमात होती सर, मैंने कहा हमारी मस्जिद में, मैं जाऊँ, मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। बेटा रोल नंबर बताओ। 38। ठीक है जाओ। सर हमारे भी तो 1:30 बजे बेटा जरा 5 मिनट रुक जाओ, पढ़ लेना, मैंने भी पढ़नी है। अच्छा जी, अब जो रंगे कुत्ता मेथड है, जो आपने यूलर मेथड पढ़ा है, वो एक्चुअली है तो रंगे कुत्ता मेथड ही, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड कहलाता है, इसको आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन इसकी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, RK2 है, RK4 है, RKF45 है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? रंगे कुत्ता मेथड जो सा है एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ डिफरेंशियल्स अगर बढ़ते जाएंगे, अगर आपके 2 डिफरेंशियल लेते हैं आप, फर्स्ट डिफरेंशियल और सेकंड डिफरेंशियल इंक्लूड करते हैं और फिर आप अप्रॉक्सीमेशन करवाते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल रंगे कुत्ता मेथड। अगर RK4 है तो इसमें आपके 4 डिफरेंशियल्स आपने कैलकुलेट करवाने होते हैं और 4 डिफरेंशियल्स को जो है आप कवर करते हैं और उसकी बेस पे आप अपनी अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। आपकी हर साइज, ये जो आपका हर स्टेप है, ताकि ये मैंने जो कहा था y1, इसको अप्रॉक्सीमेट करवाने के लिए आपने 4 डिफरेंशियल्स एस्टीमेट करने हैं, y2 को अप्रॉक्सीमेट करवाने के लिए फिर जो सा है 4 डिफरेंशियल्स करवाने हैं। इसके लिए जो इनिशियल वैल्यू होगी वो ये आएगी, इसके लिए इनिशियल वैल्यू होगी वो यहाँ से आएगी। तो ये जो डिफरेंशियल्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंशियल्स बढ़ते जाते हैं इसमें, ठीक है। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ डिफरेंशियल्स बढ़ेंगे तो उतनी आपकी प्रेडिक्शन बेहतर होती जाएगी। लाइक आप 1.21 तक एस्टिमेट करते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं 1.212 आती है वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद अगर आप फर्दर डिफरेंशियल इंक्लूड करेंगे, आप 4 डेसिमल प्लेस तक इजीली जा सकते हैं, या वो जो आपका पहले 4 डेसिमल प्लेस था वो कुछ और आ रहा था, लेकिन जब से आपके डिफरेंस जो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ा, डिफरेंशियल्स बढ़े, तो आपकी जो 4 डिजिट वैल्यू है वो फर्दर स्पेसिफाई हो गई कि ये फर्दर कितनी प्रिसाइज हो गई है, ठीक है।
तो लेकिन होगा क्या कि जैसे जैसे आप ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे, आप प्रेडिक्शन तो इंक्रीज करते जा रहे हैं, प्रेडिक्शन आप अपनी के में जो प्रिडिक्ट मैं जो वैल्यू कर रहा हूँ वो मोर कौन सा है, वो प्रिसाइज वैल्यू आ रही है। लेकिन प्रिसाइज वैल्यू आपकी किस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करती है? एक तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी कि आप जब एक डिफरेंशियल कैलकुलेट करवाना है उसके लिए आपके एफर्ट थोड़ी है, लेकिन आपने डिफरेंशियल 1 करना है, डिफरेंशियल 2, डिफरेंशियल 3, डिफरेंशियल 4 एक पॉइंट के लिए, फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी सेम 4 डिफरेंशियल एस्टिमेट करवाने हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए करवाने हैं। अगर इस तरह 10 या 15 स्टेप हो जाएं, 10 या 15 इटरेशन, हर इटरेशन के लिए आपको 4 डिफरेंशियल या 5 डिफरेंशियल एस्टिमेट करने, तो आपकी क्या है, आपकी एक तो मैथमेटिक्स बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगी, और जब कम्प्लेक्स होगी तो उसको सॉल्व करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसके लिए भी मैंने आपको एक YouTube की वीडियो का लिंक दिया है, इसको आप देखें। लेकिन उसके अंदर जो मोस्टली जो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है वो आपके 4 मेथड है, लेकिन जो इनमें डिफरेंस है ये होते किस तरह है वो मैटर नहीं करता इस वक्त आपके लिए ये जानना मैटर करता है कि ये वर्क किस तरह करते हैं, ये कितने मेथड हैं, ये इनकी बेसिस जो होता है वो यूलर मेथड है, इसलिए वो मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो जो लास्ट मेथड है वो हमारा प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है। अब ये क्या है, ये एक्सटेंशन है रंगे कुत्ता मेथड की। होता किस तरह है कि जो इनिशियल स्टेप है, जो आपके फर्स्ट स्टेप की वैल्यू है, जो फर्स्ट इटरेशन है, उसकी वैल्यू आप एस्टिमेट करते हैं रंगे कुत्ता मेथड के थ्रू इसमें। लेकिन जो आपके नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं उसमें आप प्रॉपर रंगे कुत्ता मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उसमें 2 फर्दर पैरामीटर्स, प्रेडिक्शन वैल्यू और करेक्शन वैल्यू, ये आपकी जो सा है इसका एक फॉर्मूला गिवन होगा, इसको आप एस्टिमेट कर लेंगे और इसके ऊपर फिर जो सा है आप करेक्शन लगाते जाएंगे। ये वैल्यू जो आपने एस्टिमेट की ये आपने सिंगल टाइम एस्टिमेट कर ली, ठीक है, और उसके बाद आप उसके अंदर करेक्शन फार्मूला को अगेन एंड अगेन यूज़ करते जाएंगे, यहाँ तक कि जो आपका जो डिफरेंस है 2 इटरेशंस के दरमियान इतना मिनिमम हो जाए कि वो नेग्लिजिबल हो जाए। क्योंकि आपने उसको एक दिया होता है कि जी मुझे टॉलरेंस कौन सा लेवल है, वो 0.001 चाहिए कि डिफरेंस में टॉलरेंस लेवल का मतलब जो मैं 0.001 कह रहा हूँ ये है, ये 2 डिफरेंट इटरेशंस के थ्रू एस्टिमेशन आई है, उनके दरमियान डिफरेंस 0.001 या इससे लेस हो जाए तो टॉलरेंस लेवल में मीट हो गया, वहाँ पर मेरी इटरेशन स्टॉप हो जाएगी। तो जो आपकी एक्यूरेसी है, ये जो करेक्शन फैक्टर का आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसका भी मकसद यही है कि वो आपका उस टॉलरेंस लेवल को मीट कर देता है। तो इसमें आपने क्या है, फर्स्ट इटरेशन जो सा है वो रंगे कुत्ता मेथड के थ्रू एस्टिमेट होनी है, लेकिन जो अगली इटरेशन है y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू, वो जो सा है वो आप रंगे कुत्ता मेथड के थ्रू एस्टिमेट नहीं करेंगे। उसके लिए आप फर्स्ट टाइम एक प्रेडिक्टेड वैल्यू एस्टिमेट कर लेंगे और उसके ऊपर करेक्शन वैल्यू लगाकर आप अपनी फाइनल जो वैल्यू है yn की वैल्यू वो आप एस्टिमेट कर लेंगे। अब होगा क्या, क्योंकि आपने मेन जो आपके जो रंगे कुत्ता मेथड के फार्मूलाज हैं वो नेक्स्ट स्टेप साइज के लिए, अपनी नेक्स्ट इटरेशंस के लिए आपने उनको एलिमिनेट कर दिया। तो होगा क्या कि आपकी जो एफर्ट बच गई, आपकी जो एस्टिमेशन का टाइम है, जो आप कह लो कि उसमें जो कम्प्लेक्सिटी थी कैलकुलेशन की वो आपकी रिमूव हो गई। तो आपका जो सा ये मेथड थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू रंगे कुत्ता मेथड। लेकिन जो सबसे फास्ट मेथड है वो मैंने जो इनिशियली लिखा हुआ है वो है हमारा यूलर मेथड, ठीक है। जी लेकिन सर यूलर मेथड तो ठीक तो नहीं देता ना वैल्यूज एग्जैक्टली? नो डाउट ये ठीक नहीं देता, लेकिन मैं फास्ट की बात करें तो यूलर मेथड बेहतर है, लेकिन जो एरर है इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको वैल्यू ठीक नहीं मिल रही है, शायद उस पर 20% एरर होगा, और आरके मेथड के थ्रू आप जो एस्टिमेट करेंगे उसमें शायद 2% का एरर हो या उससे भी थोड़ा एरर हो। लेकिन अगर आप देखें, आपने ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको अप्रोक्सीमेशन बेटर चाहिए या अप्रोक्सीमेशन आपको फास्ट चाहिए, ये डिसीजन आपके ऊपर है। जो उस वक्त अपनी मॉडलिंग कर रहे होते हैं ये उनके ऊपर होता है कि उन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। आल्दो जो अप्रोक्सीमेशन जो उनसे जितनी अच्छी होगी उसको उतना आपका रिजल्ट बेटर होगा, उतनी आपकी मॉडलिंग अच्छी होगी, उतनी सिमुलेशन आपकी अच्छी होगी।
लेकिन क्या होगा कि फिर उसमें आपको आपकी एफर्ट बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए जो साहब इनके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम जो से मेथड्स के लिए डेवलप हो गए, जिसकी वजह से इन जो कम्प्लेक्स मेथड्स हैं, अनेकता मेथड, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड, इनको यूज़ करना ईजी हो गया है। लेकिन आल्दो अब आप ये खुद से जो है आप यूज़ नहीं करोगे, ये आपके सॉफ्टवेयर जो बने हुए हैं उन्होंने उनकी बैक पे उन्होंने यही मेथड उस सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेड कर दिए हैं कि आपकी जितनी भी अप्रॉक्सीमेशन होंगी वो इन मेथड्स के थ्रू होंगी। बेशक उसमें आप टेलर सीरीज कर लें, आप कहते हैं कि जी मेरा वो आपका सॉफ्टवेयर उसको अंदर जो है आपकी फीड जो आप उसको इनपुट दे रहे हैं वो उसको डिसाइड कर देगी कि मुझे इसको 20th नंबर ऑफ 20th ऑर्डर तक इसको एस्टिमेशन करवानी है, तो वो जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू है और वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये मैनुअल करना चाहें तो ये मैनुअली बहुत डिफिकल्ट है। अब होता क्या है, मैनुअली तो आपको टाइम लगता है, लेकिन जैसे आपको कंप्यूटर में भी टाइम लगता है, लेकिन आपके मैनुअल से उसको टाइम बहुत कम लगेगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के थ्रू यूनियन मेथड करेंगे या कंप्यूटर के थ्रू रंगेकुत्ता मेथड करेंगे तो उसमें भी जो सा है एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल डिफरेंस होगा टाइम का। जी कोई क्वेश्चन?